नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से बॉटनी वाला में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं टैट की, सेट, नेट, केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम के टॉपिक से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए इन चार ऑप्शंस में से क्या चीज़ ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एटीपी, बी दिया गया है फॉस्फोग्लूसिनोल, सी दिया है एसिटाइल कोलाइन और डी दिया गया है साइक्लिक एएमपी। तो हम सभी जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है सेल एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जब ट्रांसपोर्ट होना है या किसी भी सेल में बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, या अंदर ही कोई और तरह का ट्रांसपोर्ट होना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, तो जो भी मेम्ब्रेन सिस्टम है सेल का, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, आयंस का ट्रांसपोर्ट होना है, वो उसकी बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होगी। अदरवाइज क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ पर दिया गया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, कोई भी गैस जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, इस साइड अगर हाई कंसंट्रेशन है तो हाई टू लो कंसंट्रेशन रेंडमली फ्लो करेगी। ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन आता है। अगर गैस है तो टिपिकली जो प्लांट्स में गैस का मूवमेंट होता है वो किससे होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है और रैंडम फैशन में होता है। ठीक है, तो ये तो डिफ्यूजन है, डिफ्यूज करेंगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा कैसा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन ही होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएगी चीज़ें। जो भी इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रही हैं वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इस पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, इस फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं जिनका नाम होता है चैनल। ठीक है, ये क्या करेंगी, पैसिव डिफ्यूजन के लिए हेल्प करेंगी। चैनल्स जो हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए प्रोटीन्स होती हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या है, हमने इस सेल में ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको और हाइड्रोजन आयन्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो है, अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है। ठीक है, जो आयनिक जो चार्ज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना है। तो इस
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पंप चाहिए। ठीक है, पंप क्या होते हैं, जैसे घर में हम टुल्लू पंप लगाते हैं लोअर फ्लोर से हायर फ्लोर की तरफ पानी ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो टुल्लू पंप में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये पंप क्या है, ये ऐसे चैनल्स हैं जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को, आयंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पंप को चाहिए एनर्जी, एक्टिव, ठीक है, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन देता है, ये एटीपी प्रोवाइड करवाता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, ये पंप्स क्या हैं, ये भी कैरियर्स हैं, लेकिन ये पंप जो हैं ये लगते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में लगते हैं चैनल्स। ओके, ये बेसिक सी चीज़। अब एटीपी को समझते हैं कि ये एटीपी क्या है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला, 3 चीज़ें इसमें हैं, एक होती है बेस, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट जो हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। बेस क्या होगा, एडिनोसिन। एटीपी में एडिनोसिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। शुगर कौन सी होती है, राइबोस शुगर होती है। और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट कितने, 1 2 3 फॉस्फेट, एटीपी 3 फॉस्फेट। और इन फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है ये होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड। अब सेल को जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी एटीपी टूटेगा और बनाएगा एडीपी, एनर्जी रिलीज होगी, एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज हुई, कन्वर्ट हो गया एडीपी में। एडीपी अगेन टूटेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोबारा एनर्जी निकलेगी। तो इस तरह से ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है एटीपी, वो कैसे है, टूटती है और उसको यूज किया जाता है एज एन एनर्जी करेंसी। तो पावर हाउस कौन है सेल का, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है ये प्लांट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ऑप्शन देखते हैं पहले। सबसे पहला ऑप्शन है फॉस्फोरस, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉपर। कॉपर इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्लांट्स में जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट टोटल होते हैं 17। ठीक है, इन 17 में से 9 जो एलिमेंट हैं वो हैं मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कह देंगे, या मेजर न्यूट्रिएंट्स इनको कह देते हैं प्लांट्स का। और दूसरे जो बच गए 8 वो हैं माइक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। इसके अलावा इनको माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं। माइनर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स ये भी कहा जा सकता है। पहले ये समझते हैं कि मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। मैक्रो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को मोर देन 1 पार्ट पर मिलियन चाहिए, और माइक्रो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को 1 पार्ट पर मिलियन से कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अगर मैक्रो एलिमेंट्स कम हो जाएं, मैक्रो एलिमेंट्स कम हो जाएं तो यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये माइक्रो एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाएंगे, तो इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एसेंशियल एलिमेंट्स हैं 17 टोटल, 9 मैक्रो हैं, 8 माइक्रो हैं। ठीक है, मैक्रो जो एलिमेंट्स हैं वो 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा चाहिए प्लांट को, और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो 1 पार्ट पर मिलियन से कम चाहिए। ज़्यादा वाले जो चाहिए अगर वो कम मिलेंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, और जो कम चाहिए वो ज़्यादा मिल गए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैक्रो
9 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कहो ना फिर से कि क्या मांगे। कहो ना फिर से कि क्या मांगे। CHONPSK, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कहो ना फिर से कि क्या मांगे, याद रहेगा। अब करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स को लर्न। माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 8 हैं। फिर भी कल क्यों निकल, नी मन मौजे। फिर भी कल क्यों नी मन मौजे, या कल क्यों नहीं मन मौजे, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, निकल, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड जिंक, ये हैं माइक्रो एलिमेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट इज। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? जो हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं और माइक्रो एलिमेंट्स हैं, उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? नॉन एसेंशियल होंगे। तो आयरन, बोरॉन एंड सल्फर, ये तीनों ही हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जबकि जो कैडमियम है ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, और इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है कैडमियम। ओके, अगेन याद कर लेते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैक्रो एलिमेंट्स हैं कहो ना फिर से कि क्या मांगे। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और माइक्रो कौन कौन से हैं? माइक्रो हैं फिर भी कल क्यों नी मन मौजे। फिर भी कल क्यों नी मन मौजे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट अपीयर इन। तो नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो सबसे पहले कहाँ पर अपीयर होगा? ऑप्शन देखते हैं। यंग लीव्स, ओल्ड लीव्स, बोथ A and B एंड डेवलपिंग फ्रूट्स। तो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वो हमें ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोजन जो है वो पोटाशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और फास्फोरस के साथ भी, ये सारे जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स हैं। मोबाइल एलिमेंट का मतलब क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब है कि प्लांट्स में ये जो जाइलम है उसके साथ, या जो सॉल्यूट्स हैं वहाँ पर, उनके साथ एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट पे मूव करते रहते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो क्योंकि जो न्यूली फॉर्म्ड जो लीव्स होती हैं, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज़्यादा हैं, वहाँ पर इनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो पुरानी लीव्स क्या करती हैं? इनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। फ्रॉम मेच्योर टू यंग लीव्स दे आर ट्रांसपोर्टेड। ओके, कौन कौन से? नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो उनका डेफिशिएंसी सिम्टम, जब प्लांट को डेफिशिएंसी हो रही है इन सारे न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पर क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्ड लीव्स में पहले आएगा, क्योंकि ओल्ड लीव्स से ही तो वो एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ ले जाएगा? उसको यंग लीव्स के पास लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन यंग लीव्स में कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? जैसे सल्फर है और कैल्शियम है। अब सल्फर और कैल्शियम जो हैं ये एक किस्म से बैकबोन बनाते हैं प्लांट्स की, टिश्यूज़ की बैकबोन बनाते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल वॉल में बहुत अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये डेफिशिएंसी सिम्टम हमें सल्फर और कैल्शियम का यंग लीव्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैसे हैं? इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल एलिमेंट का मतलब क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। तो सल्फर और कैल्शियम जो है अगर प्लांट में डेफिशिएंट हो जाता है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही हमें इनकी डेफिशिएंसी जो है वो नज़र आने लग जाती है। जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे नज़र आएगी, जो प्लांट्स की यंग टिप्स होती हैं वो कर्ल करने लग जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसी तूड़ी मुड़ी सी हो जाएंगी। सल्फर से क्या होगा, पेल येलो लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। सल्फर येलो कलर का होता है, तो जो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम होगा वो भी कैसा होगा, पेल येलो कलर का होगा। ओके। बाकी अगर हम ओल्ड लीव्स की बात करें, डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें, तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम में जो लीव्स के एज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिफेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है, वहां पर हमें नेक्रोसिस और क्लोरोसिस जो है वो देखने को मिलेगी। जो नाइट्रोजन है ये तो होता ही ऑब्वियसली ओल्ड लीव्स में ये क्लोरोसिस करेगा। मैग्नीशियम जो है ये भी क्लोरोसिस करता है, अलग अलग तरह का क्लोरोसिस होता है दोनों में। यहाँ पर जो फॉस्फोरस है इसके सिम्टम्स बाकी सबके साथ मैच होते हैं, लेकिन सॉइल टेस्टिंग जो है वो की जाती है, तब पता चलता है कि सॉइल में फॉस्फोरस अगर डेफिशिएंट है तो इट मीन्स प्लांट में भी डेफिशिएंसी फॉस्फोरस की मिलेगी ही। एनपीके खाद जो है वो 12-32-16 जिसको हम कहते हैं वो दी जाती है, नाइट्रोजन पोटेशियम और ये जो फॉस्फोरस होता है इसकी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपिंग फ्रूट्स की भी बात की गई है। डेवलपिंग फ्रूट्स में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो कैल्शियम के ही नज़र आते हैं। कैल्शियम की कमी अगर प्लांट में है तो जो फ्रूट की सेटिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं होगी, डिफॉर्मेशन होगी फ्रूट्स में, एंड सो ऑन, बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आ सकते हैं। अभी हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की ही अगर यहाँ पर बात करें तो मैंने कहा कि क्लोरोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है, इसके अलावा फ्लावरिंग में डिले हो सकता है, सेल डिवीजन इनहिबिशन हो सकता है, सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोरोसिस को अगर हम देखें, क्लोरोसिस का मतलब क्या है, अदरवाइज लीव्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। ग्रीन होने की जगह क्लोरोसिस में क्या हो जाएगा, लीव्स जो हैं उनमें येलो पैच देखने को मिलेंगे हमें, या तो वेन्स क्लियर हो जाएंगी, या तो लीफ का जो ये वेन्स होती हैं ये क्लियर हो जाएंगी, या तो ये जो लेमिला वाला पोर्शन है ये ग्रीन नहीं सॉरी येलो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोसिस के सिम्टम हमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, इन सब में देखने को मिलते हैं। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेड टिश्यू बनना, ठीक है। लीव्स जो हैं वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या तो उनमें होल पड़ जाएंगे इस तरह से, या तो स्ट्रीक्स इस तरह से पड़ जाती हैं, जिंक की वजह से स्ट्रीक्स पड़ती हैं, है ना। तो नेक्रोसिस किस चीज़ की वजह से होगा, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, या ये पोटाशियम है, इनकी वजह से स्ट्रीक्स ये जो नेक्रोसिस है ये हमें देखने को मिलता है। सेल डिवीजन नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम नहीं है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल डिवीजन इनहिबिशन और डिले इन फ्लावरिंग। इसके अलावा अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, दे विल रिमेन डॉर्फ, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, प्री मेच्योर लीफ फॉल हो जाएगा, बड फॉल हो जाएगा, फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इज, ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे 17, ठीक है। कितने होते हैं, 17। अगेन मैक्रो कितने होते हैं, 9 होते हैं। माइक्रो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इज, अगर 16 दिया है तो आप नियर बाय 16 भी लगा सकते हैं। निकल जो है कई किताबों में नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में निकल को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिब्डेनम इज कंपोनेंट ऑफ, तो मॉलिब्डेनम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मॉलिब्डेनम जो है वो एक माइक्रो एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। और मॉलिब्डेनम किस चीज़ का कंपोनेंट है, इज इट अ कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रिडक्टेज सिस्टम, इज इट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम,
फॉस्फोरिलेज या फोटोलाइसिंग वाटर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉलिब्डेनम इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम। इसके साथ ही ये नाइट्रोजिनेज का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इन दोनों के साथ ही मिलकर ये किस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फोटोलाइसिंग वाटर सिस्टम की बात की गई है। फोटोलाइसिंग वाटर का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर का ब्रेक डाउन होना। फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि H2O जो है ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ से ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है फोटोलाइजिंग वाटर सिस्टम, यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैंगनीज और दूसरा है क्लोरीन, MnCl। कभी भी पेपर में पूछा जाएगा इन दोनों के कंसर्न में, ये फोटोलाइजिंग वाटर सिस्टम का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि प्लांट में ऑक्सीजन लिबरेशन के टाइम कौन से जो एलिमेंट है वो ज़रूरी हैं, या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि फोटोलिसिस में कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के तो पूछते ही हैं, लेकिन ये पता हमें होना चाहिए कि मैंगनीज और क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंगनीज जो है ये फोटो सिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, या फिर एनायन केटायन बैलेंस करना है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प ये करता है, और फोटो सिंथेसिस में तो ये हेल्प कर ही रहा है। इसके अलावा एक तो और देख लेते हैं, जैसे बोरॉन को अगर हम देख लें तो बोरॉन जो है ये भी क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट है, और बोरॉन जो है वो कैल्शियम के अपटेक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लांट में बोरॉन की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का अपटेट और जो एसिमिलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, पोलन की जर्मिनेशन नहीं होती है, सेल इलोंगेशन अच्छे से नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसलोकेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो अच्छे से नहीं होगा अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। इसके साथ ही जो जिंक है, जिंक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये नीट में ही 2-3 बार पूछ लिया गया है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक ज़रूरी है ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। ओके, तो इस तरह से ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।